जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड चुनाव की। सभी से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हमारा विषय का थंबनेल है झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार, और टाइटल है कि इंडी गठबंधन जाएगा तेल लेने, अर्थात उसकी नैया डूबेगी। इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले बार जो झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था वो 2019 में हुआ था। उस 2019 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बहुमत में नहीं आ पाई थी और विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हुई थी। इसके पीछे उसके अंदरूनी कारण ही है और कोई दूसरा बाहरी कारण नहीं है। खुद बीजेपी का अंदरूनी कारण की वजह से ही बीजेपी उस समय सत्ता से बाहर हो गई थी। दरअसल झारखंड को गठन हुए 25 साल हुए हैं, इसलिए इस बार घोषणा पत्र जो अमित शाह ने जारी किया है रांची में चंद रोज पहले, उसमें उन्होंने 25 घोषणाएं की है और इनका जो मैनिफेस्टो होता है उसका नाम दिया जाता है संकल्प पत्र। मतलब अगर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार आएगी तो झारखंड चुनाव में जीतकर तो 25 वादे इन्होंने किए हैं जो वो लोग 5 साल में पूरे करके जनता के सामने दिखाएंगे। इसी को बोलते हैं संकल्प पत्र, जो इंग्लिश में मैनिफेस्टो। उसमें तो अनेक बहुत अच्छी बातें भी इन्होंने कही है और वो तो नेचुरल इलेक्शन के समय सभी कहते हैं। लेकिन पिछले बार 2019 में बीजेपी के हारने की बड़ी वजह जो है उसमें मैं मोटे तौर पर 2-3 बातें बोलूंगा संक्षिप्त में। एक तो इन्होंने अपने सबसे बड़े कद्दावर नेता, झारखंड के सबसे बड़े ईमानदार नेता, बहुत साफ सुथरी छवि वाले नेता बाबूलाल मरांडी को इन्होंने विवश कर दिया बीजेपी से निकलने के लिए, और वो बीजेपी से निकलकर अपनी एक अलग पार्टी बनाए और उस पार्टी के हिसाब से वो खड़े हुए और जीते। इनके साथ में, बाबूलाल मरांडी के साथ में 1-2 और साथी भी इनकी पार्टी से जीते थे झारखंड विधानसभा चुनाव में पिछली बार 2019 में। एक और गलती भाजपा ने पिछली बार कर दी थी। वो गलती ये थी कि जब से झारखंड वहां हुआ है 25 साल पहले, उस समय से, उसके भी बहुत पहले से, जब बीजेपी वहां पर एक आंदोलन चला रही थी झारखंड राज्य को अलग, बिहार से अलग करने के लिए, उस समय एक ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बीजेपी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शरीक था, शामिल था। और वो भी हमेशा हर चुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ गठबंधन करके बीजेपी चुनाव लड़ा करती थी और उसके भी कुछ लोग चुनाव जीतकर भी आते थे। लेकिन पिछली बार बीजेपी ने और एक गलती की। एक तो बाबूलाल मरांडी को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरी गलती क्या हुई कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ में भी इनका समझौता नहीं हुआ। अर्थात एक तो अपने पुराने विश्वसनीय साथी, ईमानदार साथी को बीजेपी पिछली बार खोई थी, दूसरे ईमानदार गठबंधन के साथी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ भी इनका गठबंधन नहीं हुआ था। ये 2 बड़ी गलतियों की वजह से, और 1-2 कारण है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। ऐसी बात नहीं है कि सारे अच्छे काम ये लोग पिछली बार किए थे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। 1-2 और भी कारण है, 4-5 कारणों की वजह से पिछली बार बीजेपी की पार्टी वहां सत्ता से बाहर हो गई थी 2019 के चुनाव में। आया कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन, वो वहां पर बने मुख्यमंत्री। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक अनोखी मिसाल झारखंड के नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री हिसाब से वहां एक अनोखी भ्रष्टाचार की मिसाल कायम की है। वो भ्रष्टाचार की मिसाल क्या है कि इन्होंने, हेमंत सोरेन साहब ने खुद अपने ही नाम से झारखंड में एक माइनिंग लीज करा ली थी, अपने ही नाम से। मतलब ये एक अनोखा केस है पूरे हिंदुस्तान में। आजादी के पश्चात अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री या दूसरे कोई मंत्री अपने नाम से कोई खनिज लीज करा लिए। ये तो अपने एक अनोखा केस है।
और अनेक अनेक भ्रष्टाचार भी इनके समय में हुआ। नतीजा ये हुआ कि भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे, कोर्ट में मामला पहुंचा और भ्रष्टाचार के आरोप में ही सीबीआई इनको पकड़कर जेल तक पहुंचाई थी और ये जेल में रहे, शायद 4-5 महीने या 6 महीना जेल में रहे। और आपको सबको पता है कि बेल भारत में कौन दिलाता है? भारत में बेल दिलाने के सारे भ्रष्टाचारियों को और सारे और क्या क्या सब है देश विरोधी ताकत के लोगों को, सबको बेल 2 ही वकील कराते हैं। सारे हिंदुस्तान में 2 ही वकील हैं और वो 2 वकील तो एक नंबर का जो वकील है वो ही वकील इनको बेल करा दिया था सुप्रीम कोर्ट में और ये जेल से बाहर आ गए थे। जब तक ये 4-6 महीना जो जेल में रहे उस समय जेएमएम के, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इनकी पार्टी है, उसके बड़े कद्दावर नेता चंपई सोरेन वो वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने पूरा दांव चला था अपनी वाइफ को, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए और चंपई सोरेन को मजबूरीवश इन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंपी और खुद जेल चले गए और फिर बेल में आकर पुनः चंपई सोरेन को हटाकर वापस चीफ मिनिस्टर गद्दी पर बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से असंतुष्ट होकर, असंतोष उनके मन में आया और असंतुष्ट होकर इन्होंने जेएमएम पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक और वाकया मैं बताता हूं। ये जो हेमंत सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री हैं, इनके पिता का नाम है शिबू सोरेन, जिनको झारखंड में गुरुजी नाम से संबोधित किया जाता है अभी तक भी। उनकी उम्र शायद मुझे लगता है 90-92 साल हो गई अभी। पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे देश में प्रधानमंत्री थे 1991 से लेकर 1996, उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी। उस समय कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी और उस समय एक, मेरे को अच्छी तरह से याद है, 1 या 2 बार उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आया था और नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतने के लिए इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के शायद उस समय 10-12 एमपी थे और एक एमपी को 90 लाख या 1 करोड़ रुपया इनको कैश दिया गया था। और इसी हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन ने और दूसरे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों, लोकसभा सदस्यों ने वहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक बैंक है, उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है वो, पीएसयू। उस बैंक के अपने अकाउंट में सभी ने 90 लाख या 95 लाख, करीब 1 करोड़ रुपया इन्होंने वो जो रिश्वत की रकम थी वो रकम अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल दी थी। और ये मामला प्रमाण भी हो गया कि नरसिम्हा राव के समाचार सारे के सारे में उस समय मीडिएटर थे, ये सारा काम देख रेख करते थे सरदार बूटा सिंह। सरदार बूटा सिंह के मार्फत नरसिम्हा राव ने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को विजय प्राप्त करने में सफलता पाई, विजय हुए और सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया डाले। सीबीआई जांच में ये बात प्रमाणित भी हो गया। तत्पश्चात शायद इनको कुछ दिन भीतर भी जाना पड़ा, फिर वो बेल में आए। ये सब की बहुत लंबी कहानी, मैं इसके ऊपर अभी जाऊंगा नहीं। उसी शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन। इनके परिवार में भी आपस में बहुत खींचतान है। इनके परिवार के भी 1-2 सदस्य जो है वो बीजेपी की टिकट से इस बार लड़ रहे हैं। जेएमएम के, इनके जो पार्टी है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की पार्टी के ही खिलाफ बीजेपी के टिकट पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं के खिलाफ। ये तो इनका पार्टी का, इनका परिवार का अंदरूनी मामला मैंने बताया। और ये जो 5 साल जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना है इनके खिलाफ, उसकी कोई सीमा नहीं है। एक और मैं इनका बताऊं, इनके पहले ऐसा ही एक इनका मंत्रिमंडल था, रघुवर दास के माने बीजेपी के चीफ मिनिस्टरशिप के पहले की वाकया है। वहां कोई एक सज्जन थे कांग्रेस से, वो मंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं खुद सुना हूं, कि मैंने 2-3 महीना में दिल्ली में रहा, राहुल गांधी के चक्कर काटता रहा और काफी मैंने राहुल गांधी को खुश किया मतलब आप समझ जाइए, खुश किया। तत्पश्चात उन्होंने मुझे झारखंड के कैबिनेट में मंत्रिमंडल का पद दिलवाया। मतलब कैसे कैसे कांड होते हैं। एक और वाकया मैं आपको बताऊं, जो धीरज साहू जो राज्यसभा के सांसद हैं, झारखंड से ही हैं, जिनकी रिफाइनरी, शराब की रिफाइनरी इत्यादि काफी उड़ीसा में भी पकड़ी गई थी, झारखंड में भी पकड़ी गई और सीबीआई छापामारी हुई और उन्होंने सैकड़ों करोड़ की रकम छुपा रखी थी और तत्पश्चात फिर वो अंदर भी गए, फिर बेल में आए, फिर उन्होंने रकम भी अदा की। ये सब मामला है। अब मामला ये है, एक और दिलचस्प मैं बात बताऊं कि ये लोग अभी बहुत डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है।
उनके जो इंडी गठबंधन में साथी हैं आरजेडी, मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, सब के सब ब्रांडेड भ्रष्टाचारी उनके इंडी गठबंधन में शामिल है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने जो 770 छवि वाले जो नेता है बाबूलाल मरांडी, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर ली है और वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर के फेस भी है। हम इसमें अमित शाह ने जब घोषणा पत्र जारी किया था उसी समय बोल दिया था कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आई तो हमारे मुख्यमंत्री होंगे बाबूलाल मरांडी। उससे भी बीजेपी का काफी मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, काफी उत्साह है और बीजेपी के सत्ता में आने के चांसेस भी काफी बढ़ गए हैं। 81 में टोटल वहां पर विधानसभा के मेंबरों की संख्या 81, उसमें 68 बीजेपी टिकट से लड़ रहे हैं। बाकी 13 लोग जो हैं वो वहां पर ये जो है जनता दल यूनाइटेड, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के वास्तव में 10 मेंबर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, 68, 10, 78 और 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। 2 पर लड़ रही है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की और 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की है उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 81 सीट पर उनका बहुत बढ़िया तालमेल है, बहुत बढ़िया समझौता भी हुआ। अब मैं दूसरे पक्ष की भी बात बता रहा हूं, वहां बहुत दिलचस्प एक मुकाबला होने जा रहा है। वो दिलचस्प है जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा चुनाव क्षेत्र, जिस पर ये जो अभी उड़ीसा में गवर्नर है ना रघुवर दास, उनकी पुत्रवधू जिनका नाम है पूर्णिमा दास, वो वहां पर चुनाव लड़ रही है। भाई बेटा क्यों नहीं लड़ा, बहू क्यों लड़ रही है, इसके पीछे भी कारण है, मैं अभी आपको बताऊं, जो शायद कोई न्यूज चैनल वाला नहीं बताया होगा। इनका जो अभी उड़ीसा के गवर्नर है रघुवर दास, इनका बेटा यहाँ उड़ीसा में वो पुरी में राजभवन, जो पुरी में एक राजभवन भी है, भुवनेश्वर में एक राजभवन है, पुरी में भी राजभवन है, गवर्नर हाउस वहां भी है। वहां पर जब कोई छुट्टी उट्टी मनाने जाते हैं गवर्नर साहब या कोई दूसरे वीवीआईपी कोई आते हैं तो वहां पर ठहरते हैं। वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली थी, उस समय की कोई एक छोटी मोटी घटना है, उस समय इन्होंने माने रघुवर दास के बेटे ने चांटा मारा उड़ीसा गवर्नमेंट के सरकारी अधिकारी को, चांटा मारा और सारे उड़ीसा में कई कई दिन तक मीडिया इसको बहुत बड़ा इश्यू बना के रखी और उड़ीसा विधानसभा में भी बारंबार इसके ऊपर चर्चा तर्क वितर्क हुआ है बहुत बार। अर्थात रघुवर दास के बेटे वो यहां पर कंट्रोवर्सी में घिर गए थे। ये तो अभी बीजेपी की यहां पर सरकार है, रघुवर दास पुराने बीजेपी नेता है, गवर्नर हो गए हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार ने रघुवर दास के बेटे पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल से यही इन्हीं की वाइफ है, रघुवर दास के वो जो बेटे हैं जो यहाँ पर मैंने चांटाबाजी किए थे, थप्पड़ मारे थे यहाँ पर सरकारी अधिकारी को, उन्हीं की शायद वाइफ है जिनका नाम है पूर्णिमा दास। वो वहां पर जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ रही है, जिस चुनाव क्षेत्र से रघुवर दास कई बार चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा में तक पहुंचे थे। मजेदार बात यह भी है एक और कि पिछली बार 2019 विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव में जब रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, तो यही रघुवर दास महाशय जो आज उड़ीसा के गवर्नर हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी हार गए थे और एक एमएल विधायक के तौर पर उस समय वो झारखंड विधानसभा में पहुंच नहीं सके थे, जो आज के उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास। और उसी सीट पर जमशेदपुर ईस्ट सीट पर आज उनकी बहू पूर्णिमा दास लड़ रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात इसी सीट पर मैं आपको बता रहा हूं, उस सीट पर अजय कुमार वहां पर जो आईपीएस ऑफिसर थे, जमशेदपुर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने बहुत अच्छा वहां लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन किया था। उस समय बिहार और झारखंड एक ही स्टेट हुआ करते थे और अजय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया था और अच्छा नाम भी किया था। उसी आधार पर तत्पश्चात वो अपनी छवि इतनी बढ़ाए, तत्पश्चात उन्होंने आईपीएस नौकरी छोड़कर वो राजनीति ज्वाइन कर दी और राजनीति पहले शायद वो 1-2 और पार्टी में भी गए थे, फिलहाल वो कांग्रेस में है और कांग्रेस की तरफ से उड़ीसा के कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। इस नाते उड़ीसा के कई नेता, कांग्रेस के बड़े नेता
उनके प्रचार में गए हुए हैं झारखंड में जमशेदपुर ईस्ट में प्रचार करने झारखंड विधानसभा चुनाव में, जिनमें एक कटक के जो भूतपूर्व एमएलए हैं जो मोहम्मद मोकिम उनका नाम है, एक और उड़ीसा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता है रामचंद्र, वो भी वहां, रामचंद्र कडाम में ऐसा ही कुछ नाम है उनका, वो भी वहां चुनाव प्रचार में गए। इनके अलावा और 4-5 कांग्रेस के नेता भी गए। मतलब कांग्रेस के उड़ीसा के नेतागण वहां पर अजय कुमार के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं जमशेदपुर ईस्ट में। और दूसरी तरफ उड़ीसा के गवर्नर जो रघुवर दास है, उनकी पुत्र वधू वहां पर उन्हीं के खिलाफ, अजय कुमार के खिलाफ चुनाव में लड़ रही है विधानसभा के लिए। मतलब कहने का कि पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव में ये जो जमशेदपुर ईस्ट का जो चुनाव है, ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव हो गया है, दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। मेरा ऐसा आकलन है कि वहां बीजेपी की सरकार तो, मतलब एनडीए की सरकार तो आसानी से बनेगी और बाबूलाल मरांडी भी वहां के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो पिछली बार नाराज हो गया था, वो इस बार आ गया है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ में। बाबूलाल मरांडी भी साथ में है, उनकी उज्जवल छवि भी काम आएगी, उनका साफ सुथरा शासन भी काम आएगा। वो सब सारी चीजें एनडीए के बीजेपी के फेवर में है और सारी चीजें चुनावी माहौल के हिसाब से सारी चीजें इंडी गठबंधन के खिलाफ है। एक और बात मैं इंटरेस्टिंग भूल गया था, अभी याद आ गई है कि पिछली बार रघुवर दास को जो विधानसभा चुनाव में हराए थे जमशेदपुर ईस्ट से, वो एक निर्दलीय प्रार्थी थे जिनका नाम है सरयू राय। मतलब निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने झारखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास को पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में हराए थे। इस बार उसी सीट से उनकी पुत्र वधू लड़ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है जमशेदपुर ईस्ट का, लेकिन वहां एनडीए की सरकार आना तय है, बाबूलाल मरांडी वहां चीफ मिनिस्टर होना तय है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।